उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मच गई। कुचलने से 130 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं और कई लोगों की हालत गंभीर है। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हादसा हाथरस जिले से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव के मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे हुआ। हादसे के बाद अस्पतालों में हालात भयावह हो गए। लाशों और घायलों को बस और टैंकों में भरकर सिकंदराराव सीएचसी और एटा जिला अस्पताल, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा गया। सीएचसी के बाहर शव जमीन पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। वहीं घटना के बाद पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है और हादसे की जानकारी ली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की और हादसे की जांच के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। ये हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। और देखिए, सीएम के निर्देश के बाद मुख्य सचिव मनोज कुमार भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। ये घटना बहुत ही दुखद और हृदय विदारक है। इसमें शासन और प्रशासन की पूरी संवेदनाएं जो मृतक हैं उनके परिजन के साथ हैं। हम लोग यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया और वो हर पल की खबर को मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो लोग घायल हैं उनको सही और अच्छी तरह से उपचार मिल सके और जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम और उसके बाद जो भी व्यवस्था करनी है वो करने के बाद उनके परिजनों को सौंपते हुए उनके घर तक पहुँचाया। तो देखिए, हाथरस की जो घटना है बेहद दर्दनाक है, लेकिन सरकार संज्ञान ले चुकी है और हर संभव मदद करने की भी आश्वासन दे रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर यह है कि आज मध्य प्रदेश को अपना बजट मिलने वाला है। मोहन यादव सरकार का आज पहला बजट है और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे 4.25 लाख करोड़ का बजट। पब्लिक से जुड़ी योजनाओं पर फोकस रहने वाला है मोहन सरकार का। तो देखो, मोहन सरकार का जो कार्यकाल है उसका ये पहला बजट रहने वाला है। देश को अपना पूर्ण बजट मिलेगा। आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे 4.25 लाख करोड़ का बजट और पब्लिक से जुड़ी योजनाओं पर खास तौर पर फोकस रखा जाएगा। मोहन यादव सरकार का आज पहला बजट है। आज प्रदेशवासियों को अपना बजट मिल जाएगा, पूर्ण बजट मिल जाएगा और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करने वाले हैं ये बजट। और इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे। सीधा उनका रुख करूंगी। विवेक, आज प्रदेशवासियों का अपना बजट मिलने वाला है, क्या कुछ खास बातें रह सकती है इसकी? देखिए, करीब 3 महीने के बाद आखिरकार आज 3 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार अपना पहला फुल बजट पेश करने जा रही है। दरअसल फुल बजट इसलिए है कि मार्च में सरकार लेखा अनुदान लेकर आई थी क्योंकि आचार संहिता लागू थी, लेकिन आज 3 जुलाई को सरकार 3,65,000 करोड़ से भी अधिक का बजट लेकर आएगी। सबसे बड़ी बात है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा सरकार इस बजट को खर्च करने का प्रावधान करेगी। सबसे ज़्यादा फोकस भी सरकार का गरीब कल्याण और कृषि क्षेत्र के साथ साथ महिला और बच्चों पर रहने वाला है। यानी कि सरकार एक तरफ कृषि का बजट लेके आएगी, एक तरफ चाइल्ड बजट और एक तरफ आम बजट। तो तमाम सारे प्रक्रियाओं को सरकार ने पूरा कर लिया है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश कर दी है। अब बारी है तो सरकार के बजट पेश करने की और सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई के दौरान ही बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले मोहन कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर अनुमोदन बिल्कुल विवेक, मोहन कैबिनेट की बैठक भी है, तो उसमें क्या कुछ और अहम प्रस्ताव देखने को मिल सकते हैं बजट से जुड़े हुए? देखिए, 1 जुलाई को ही मोहन कैबिनेट की बैठक हुई थी। सभी विधेयकों को सरकार पटल में रखना चाहती थी और यही वजह थी कि कैबिनेट में सदस्यों की मुहर लगाई जानी थी। आज भी ठीक कैबिनेट की बैठक इसीलिए बुलाई गई है क्योंकि कैबिनेट की तरफ से आखिर में
आखिरी में ये कैबिनेट को मुहर देना जरूरी है बजट से पहले, और यही कारण है कि डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री तमाम सारे कैबिनेट के सहयोगी बजट पेश करने से पहले बजट पर अनुमोदन देंगे, जिससे कि बजट को सदन पे लेकर आया जाए और वित्त मंत्री इसे जारी कर पाए। सबसे बड़ा एक और सवाल है कि सरकार के सामने वो तमाम चुनौतियां हैं कि सरकार एक तरफ कह रही है कि लगातार कर्ज बढ़ रहा है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में भी ये निकल के सामने आया है कि कर्ज की लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में सरकार कितना बजट जनता के लिए खर्च कर सरकार अब पाती है, और कर्ज लेने वाली है, तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बजट पर उसका क्या असर पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एमपी में आज सपनों का बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले सूबे की सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण किया है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय और कुपोषण से लेकर तमाम मुद्दों पर सर्वेक्षण किया गया है। क्या है इस पूरे सर्वेक्षण की रिपोर्ट, देखिए विस्तार से। मोहन सरकार के पहले और मध्य प्रदेश सरकार के वार्षिक बजट से पहले वित्तीय वर्ष 2023-24 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है। सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति का खाका पेश किया है। साल 2022-23 की तुलना में साल 2023-24 में प्रति व्यक्ति 10,500 रुपए आमदनी बढ़ी है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में सरकार ने दावा किया है कि साल 2011-12 की तुलना में साल 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय लगभग 4 गुना हो गई है। अब मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1,42,565 रुपए हो गई है। सरकार ने अपने राजस्व को लेकर भी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में जानकारी दी है। कृषि से सरकार को 1,200 करोड़ रुपए, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क से 10,400 करोड़ रुपए और स्टेट जीएसटी से 32,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। 4 करोड़ 29 लाख लोगों को बैंकिंग की सुविधा से जोड़ा गया है। साल 2005-06 से लेकर 2023-24 तक कृषि लोन के मामले में 16% की बढ़ोतरी हुई है। साल 2023 में मध्य प्रदेश के प्रमुख फसलों के उत्पादन में 0.20% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि अनाज के उत्पादन में 1.91% की मामूली गिरावट हुई है। गेहूं में 5.84% का रकबा घटा, दलहन में 42% की बढ़ोतरी हुई, तिलहन में 7% की बढ़ोतरी हुई, गन्ना में 8.93% का क्षेत्रफल कम हुआ, तो वहीं कपास में 9.88% क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई। मध्य प्रदेश में कुपोषण के दाग को भी सरकार ने हटाने का काम किया। दावा किया गया कि मुख्यमंत्री बाल संवर्धन आरोग्य कार्यक्रम के माध्यम से साल 2020 से लेकर मार्च 2024 के बीच में कुल 12 लाख से ज्यादा गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों को वेरीफाई किया गया। करीब 10 लाख बच्चे गंभीर कुपोषण से बाहर आए। 86% बच्चे गंभीर कुपोषण से बाहर आ गए हैं। बच्चों की मृत्यु दर में भी कमी आई है। बुधवार को मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट प्रस्तुत होगा और ये बजट 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। इसमें प्रदेशवासियों को कोई वित्तीय बोझ नहीं डाला जाएगा, ऐसी भी संभावना है। मध्य प्रदेश में गेहूं की खेती का रकबा भी घटा है। एक बड़ा सवाल है कि सरकार तमाम सारे खर्चों को लेकर जरूर जानकारी दी है, यह भी बताया है कि सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन निर्माण अधूरे रह जाते हैं। जैसे कि पुल ओवर ब्रिज के निर्माणों में करीब 70% प्रोजेक्ट पूरे हुए, लेकिन समय के भीतर 30% प्रोजेक्ट पूरे अब तक नहीं हो पाए हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जरूर ये बताती है कि आखिर सरकार की स्थिति क्या है और सरकार जनता के लिए किन मुद्दों पर काम कर रही है। कैमरामैन राकेश के साथ विवेक पांडे। इसी बीच रायपुर से भी बड़ी खबर मिल रही है कि फिर शुरू होगा बीजेपी का सहयोग केंद्र। आम जनता और कार्यकर्ताओं की सुनेंगे समस्या और अलग अलग दिन मंत्री रहेंगे सहयोग केंद्र में मौजूद। बीजेपी कार्यालय में आयोजित होगा ये सहयोग केंद्र। तो एक बार फिर से शुरू होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का सहयोग केंद्र, जिसमें आम जनता और कार्यकर्ताओं की परेशानियां सुनी जाएंगी, समस्या सुनी जाएगी, समाधान निकाला जाएगा और अलग अलग दिन मंत्री रहेंगे इस सहयोग केंद्र में मौजूद। बीजेपी कार्यालय में ही आयोजित होगा ये सहयोग केंद्र। तो भारतीय जनता पार्टी की एक और पहल निकलकर सामने आ रही है, कार्यकर्ताओं को साधने की, आम जनताओं की समस्या सुनने की। तो रायपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर है और क्या है पूरी जानकारी, इसके लिए अधिक जानकारी के लिए रुख करूंगी मेरे सहयोगी खोमन साहू जुड़ गए हैं मेरे साथ। खोमन, सहयोग केंद्र में फोकस आखिर किस बात पर रहने वाला है? देखिए, जनता और सरकार के बीच दूरी न रहे, यही कारण है कि सरकार और मंत्री तमाम लोग सीधे आम जनता से जुड़ रहे हैं, आम जनता की समस्या जान रहे हैं। और फिर से ये सहयोग केंद्र, इसके पहले भी अंजलि
मंत्री कुशाभाऊ ठाकरे में सप्ते में एक दिन बैठा करते थे, अलग अलग दिन अलग अलग मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जाती थी और पूरे प्रदेश भर के जो कार्यकर्ता हैं या जो आम जनता है वो सीधे तौर पर मंत्री से मिलते थे। मंत्री से जो है अलग अलग तरीके से जानकारी भी देते थे, फीडबैक भी देते थे, योजनाओं की किस तरीके से काम उनके क्षेत्र में हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक बार फिर से तमाम जो मंत्री हैं सप्ते में एक दिन कुशाभाऊ ठाकरे में बैठेंगे। बैठने के बाद समस्या भी सुनेंगे आम जनता की। पिछले दिनों आपने देखा था किस तरीके से मुख्यमंत्री ने जन दर्शन लगाया था। जन दर्शन में बहुत सारे प्रदेश भर के लोग पहुंचे थे। तो सरकार का मुख्य तौर पर यही उद्देश्य है कि जनता और सरकार के बीच दूरी है उसको कैसे ख़त्म किया जा सके, कैसे आम जनता की समस्या है उसको ख़त्म किया जा सके। और यही कारण है मुख्यमंत्री से लेके मंत्री से लेके विधायक से लेके तमाम जो अधिकारी हैं वो सड़कों पर नजर आते हैं, आम जनता की समस्या सुनते नजर आते हैं। और एक अच्छी पहल है सरकार की कि आम जनता की जिम्मेदारी आखिर किसको दी गई है? देखिए, संगठन के तमाम लोग इसको संभाल रहे हैं ताकि जो सरकार के द्वारा जो संचालित की जा रही है, जो मंत्री बैठ रहे हैं, जो आवेदन प्राप्त हो रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग किया जा सके। उसके लिए अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है ताकि जो विभागों के अलग अलग आवेदन आते हैं मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास, उसको कैसे जल्दी निराकरण किया जाए, इसके लिए एक सेल का गठन किया गया। वो सेल तमाम आवेदनों का निरीक्षण करेगा। निरीक्षण करने के बाद अलग अलग विभागों को भेजेगा। उसके बाद एक पोर्टल बनाने की तैयारी चल रही है अंजलि। उस पोर्टल के माध्यम से जो आवेदन करता है वो सीधे तौर पर देख सकता है कि कहां तक उनकी कार्रवाई की गई है। तो एक अच्छी पहल सरकार की। घूमन चाहे जन दर्शन कार्यक्रम हो या सहयोग केंद्र, सरकार का जो अब फोकस है वो कहीं ना कहीं जनता से सीधे तौर पर जुड़ने का है, उनकी समस्याएं सुनने का है। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और बात कर लेते हैं इंदौर की। इंदौर में दिव्यांग बच्चों के अनाथ आश्रम में बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद हड़कंप मच गया। अब तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इनमें से कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। बच्चों की मौत की जानकारी लगने के बाद अस्पताल में भर्ती बच्चों का हाल जानने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह, चाचा नेहरू और डीसीपी जोन 1 विनोद मीना अस्पताल पहुंच गए। क्या है पूरी जानकारी, समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। इंदौर के युग पुरुष धाम आश्रम में फूड पॉइजनिंग की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया। उल्टी दस्त होने की वजह से 5 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 20 बच्चों को चाचा नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम, एसडीएम और पुलिस को आश्रम भेजा गया है। आपको ये भी बता दें कि युग पुरुष धाम आश्रम सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाला एक निजी आश्रम है। यहाँ पूरे मध्य प्रदेश से लगभग 200 मानसिक और शारीरिक दिव्यांग अनाथ बच्चों को रखा गया। देखिए, युग पुरुष धाम नाम का जो संस्थान है वहाँ पे कुछ रात में बच्चे बीमार पड़े और एक बच्चे की दुखद मृत्यु भी हुई। 12 बच्चे जो हैं वो तत्काल इसमें चाचा नेहरू अस्पताल में एडमिट कराए गए हैं और डॉक्टर्स की पूरी टीम तत्काल डॉक्टर्स की टीम ने उनका इलाज करना शुरू कर दिया है। जो प्रेमा फेसी डॉक्टर से बातचीत हुई है उनका कहना है कि शायद फूड पॉइजनिंग का मामला है। हालांकि हमने एक टीम भेजी है एडीएम के साथ साथ उसमें हेल्थ के, महिला बाल विकास के और फूड के लोग मौजूद हैं जो पता लगाने की कोशिश करेंगे कि स्रोत क्या है। डॉक्टरों से मिली जानकारी और 5 बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल 5 बच्चों की मौत के मामले में मल्हारगंज पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर साहब और मैं भी मौके पे हम पहुंचे हैं यहाँ पे और प्राइमा फेसाई इसके अंदर कल रात में एक बच्चे की मृत्यु हुई थी और आज सुबह भर्ती करने के उपरांत एक बच्चे की मृत्यु हुई है। तो इसमें 2 बालकों का पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर लिया गया है। तत्पश्चात अभी एक कमेटी बना के इसकी जाँच कराई जाएगी और जैसे ही इसमें कुछ संदिग्ध या कुछ फाउल प्ले आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी निश्चित तौर पर। युग पुरुष धाम आश्रम पर दिव्यांग बच्चों के आश्रम के अलावा अस्पताल भी संचालित किया जाता है। यहाँ लगभग हर तरह के प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में यहीं के बच्चों को सही इलाज नहीं मिलने की वजह से उन्हें यहाँ से दूर शासकीय चाचा नेहरू अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। लेकिन ये घटना कैसे घटी, बच्चों की तबीयत कैसे बिगड़ी, ये सभी जांच का विषय है और जांच के बाद ही स्थिति साफ होगी। विस्तार न्यूज के लिए पुनीत विजयवर्गीय की रिपोर्ट।
अच्छा, मौसम के पूर्व अनुमान के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन फसलों के दामों का भी पूर्व अनुमान अगर मिल जाए तो ये निश्चित तौर पर किसानों के लिए फायदे का सौदा होगा। जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने एक ऐसा ही अनोखा कैलेंडर बनाया है जो किसानों को आने वाले 1 साल के फसल के दामों का पूर्व अनुमान बता रहा है। मौसम के पूर्वानुमान के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन फसलों के दामों का भी पूर्वानुमान अगर मिल जाए तो ये निश्चित तौर पर किसानों के लिए फायदे का सौदा होगा। जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में एक ऐसा ही अनोखा कैलेंडर बना है जो किसानों को आने वाले 1 साल के फसल के दामों का पूर्वानुमान बता रहा है। लिहाजा अब किसानों को फसलों के भाव के उतार चढ़ाव के लिए किसी दूसरे माध्यम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कृषि विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों ने 2 दशकों की फसल कीमतों का अध्ययन, अनुभव और सांख्यिकी के आधार पर पहला फोरकास्ट कैलेंडर बनाया है। कैलेंडर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि किसान आसानी से समझ सकें कि भाव में कब और कितना परिवर्तन होगा। इससे बाजार की मांग के अनुसार फसल के दाम और उत्पादन पर निर्णय कर सकेंगे। फोरकास्ट कैलेंडर में फसलों के भाव को अलग अलग रंगों के माध्यम से भी दिखाया गया है। जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने एक ऐसा कैलेंडर बनाया है जो किसान को न केवल मौसम बल्कि फसल के दाम का भी फोरकास्ट बता देगा, यानी कि उसके पूरा अनुमान बता देगा कि आपको आपकी फसल कब किस महीने में कितने दाम पर बेचने का मौका मिल सकता है। गौरव जी ने ये कैलेंडर बनाया है, मूल्य पूर्व अनुमान कैलेंडर, यानी कि ये फोरकास्ट फसल के लिए है। और इस कैलेंडर में आप देखेंगे कि बाकायदा 8 प्रकार की इसमें फसलें शामिल की गई हैं, जिसमें धान, गेहूं, मक्का, चना, सोयाबीन, सरसों और अरहर है। पूरे मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी मंडियां हैं उनको यहां पर रखा गया है। इस पहल से किसानों को फसलों की बिक्री के समय और मूल्य के निर्धारण में भी मदद मिलेगी। इस नई व्यवस्था से किसानों को बाजार की मौजूदा परिस्थितियों की बेहतर समझ मिलेगी। इस कैलेंडर में प्रदेश की मंडियों में अधिसूचित की गई 7 फसलों को शामिल किया गया है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, चना, सोयाबीन, सरसों, अरहर और मूंग को शामिल किया गया है। इसमें बालाघाट, नर्मदापुरम, विदिशा, छिंदवाड़ा, शुजालपुर, मुरैना, पिपरिया जिले की मंडियां शामिल हैं, जिसमें सरकार ने जो एमएसपी तय की है उसी के अनुसार आगामी महीनों के लिए औसत मासिक मूल्य के पूर्वानुमान की जानकारी रंगों के आधार पर हासिल की जा सकेगी। इस पहल पर कृषि विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर गौरवानी ने कहा है कि फसलों की दामों की पहले से जानकारी होने से किसानों को काफी फायदा होगा और वो अपनी फसलों को सही दाम पर बेच और खरीद सकेंगे। एक बहुत अच्छी पहल है। इससे पहले पिछले 3 साल से हम ये पहल कर रहे हैं और ये 4था साल है हमारे कैलेंडर का, और हमने अभूतपूर्व सटीकता के साथ फसलों के दामों का पूर्वानुमान पिछले 3 सालों से किया है। वाकई में कृषि विश्वविद्यालय की ये पहल किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है और भविष्य में किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी ये पहल काम आ सकती है। ये कैलेंडर निश्चित तौर पर उसके सपनों पर खरा उतरेगा। अगर वो थोड़ा सा धैर्य रखे, इस कैलेंडर के मुताबिक चले, तो आने वाले कुछ महीनों में अपनी फसल के और बेहतर दाम हासिल कर पाएगा। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।